नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 17 मई 2023 के प्रथम शिफ्ट में पूछी गई मेमोरी बेस्ड सभी 25 जीके के सवाल मिल चुके हैं। तो एग्जाम के बाद ये सभी सवाल स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। इसकी पीडीएफ फाइल भी वहाँ पर आपको ऑल शिफ्ट की एक साथ मिल जाती है। तो न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर डायरेक्ट आप @ट्रेंड जी के टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा। वहाँ से भी आप जुड़कर सभी प्रीवियस शिफ्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो और जो भी अपडेट होता है वहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है। तो आपको यहाँ पर जो एनालिसिस मिलने वाला है वो यहाँ पर एक तरीके से स्मार्ट तरीके से एनालिसिस रहेगा, जिसमें मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज जो जीके के सवाल पूछे गए वो कौन से हैं। जैसे कि आज प्रथम शिफ्ट में 17 मई को इस टाइप से आपका एनालिसिस है। सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उत्सव, नृत्य, संगीत, कला, संस्कृति से भी 4 क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिटी से 2 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, भूगोल से भी 3 क्वेश्चंस, विज्ञान से 4 क्वेश्चंस, जनगणना से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, पुस्तक लेखक से 1 क्वेश्चन और बाकी मिसलेनियस विविध से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से पूछे गए 4 क्वेश्चंस। जो न्यू कैंडिडेट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, 50% कैंडिडेट है। मैंने यहाँ पर आज डाटा देखा तो 50% कैंडिडेट वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये गलत बात है। सब्सक्राइब करो फिर यहाँ पर कंटिन्यू करो। सवाल देखो, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंतीदुर्ग, और ये चालुक्य साम्राज्य को पराजित करके राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी। दंतीदुर्ग ने चालुक्य को हराया और राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली और इनका शासनकाल रहा 735 से 756। दंतीदुर्ग के बाद राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हुए थे वो कृष्णराज प्रथम थे, उसके बाद गोविंद सेकेंड, ध्रुव, दरवर्षा, ये कुछ शासक हुए हैं राष्ट्रकूट के। आपको पूछ लें चालुक्य वंश के, जैसे कि इन्होंने चालुक्य वंश को हराया दंतीदुर्ग ने और राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। तो चालुक्य वंश के प्रथम शासक है पुलकेशिन सिंह प्रथम, जो 543 से 566 ईस्वी में इनका रहा है। उसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम आए। सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के शासक नहीं रहे? तो कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशी प्रथम, मंगलेश, पुलकेशी सेकेंड, विक्रमादित्य फर्स्ट, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य टू, कीर्तिवर्मन टू, ये सभी हैं चालुक्य वंश के। पल्लव डायनेस्टी, उत्तरकालीन पल्लव में सिंह विष्णु प्रथम शासक हुए। उनके बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन टू, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन टू, परमेश्वर वर्मन, नंदी वर्मन, ये जो वर्मन है ये सभी जो डायनेस्टी हैं वो पल्लव डायनेस्टी है। कलिंग का वर्तमान समय में क्या नाम है? ये सभी हिस्ट्री से सवाल देख रहे हैं। कलिंग का वर्तमान समय में जो नाम है वो ओडिशा है। आधुनिक कलिंग राज्य ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तर में है। कलिंग युद्ध है वो कलिंग राज्य और अशोक के बीच में लड़ा गया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस आंदोलन में वकालत को छोड़ दिया था? काफ़ी अलग हटकर सवाल आया, इंपॉर्टेंट सवाल। तो असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास हैं, सी राजगोपालचारी हैं, आसफ अली हैं, ये प्रमुख वकील हैं। इन्होंने अपनी वकालत छोड़ी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। और CR दास, मोतीलाल नेहरू हैं, इन्होंने वकालत छोड़कर स्वराज पार्टी का गठन किया। ये गठन किया 1923 में और चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष बने, सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। फिर इस पार्टी का 1935 में भंग कर दिया गया। नेक्स्ट वाला 1875 में दक्खन विद्रोह हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? तो दक्खन विद्रोह 1875 में हुआ है पुणे और सतारा जिला महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में पुणे और सतारा जिले में दक्खन विद्रोह हुआ है मई जून 1875 में। इसका उद्देश्य था साहूकारों के कब्जे में जो फरमान है, अन्य दस्तावेज, उनको प्राप्त करना और उन्हें नष्ट करना। नेक्स्ट सवाल जो कला संस्कृति से पूछे गए हैं, उत्सव, नृत्य, संगीत से पूछे गए 4 क्वेश्चंस, वो देखते हैं। किस शैली के मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम के रूप में जाना जाता है? ये आप देख सकते हो। जो द्रविड़ शैली है, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली है द्रविड़ शैली। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हो प्रवेश द्वार के ऊपर ये गोपुरम है, ये आकृति, इसे गोपुरम कहते हैं। तो गोपुरम आपको मिलेंगे दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में जो निर्मित मंदिर है उसकी विशेषता है गोपुरम। तो ये दोनों ही मैं बता देता हूँ। 3 जो मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, उत्तर भारत की नागर शैली, द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत की, और इन दोनों का मिक्सर है वेसर शैली, यानी नागर द्रविड़ मिश्रित मुख्य जो दक्षिणी पश्चिमी भारतीय शैली है वेसर शैली है दक्षिण पश्चिमी, द्रविड़ शैली है दक्षिण भारतीय और नागर शैली है उत्तर भारतीय मंदिरों के निर्माण की। इनकी विशेषता की बात करें तो नागर शैली जो उत्तर भारतीय शैली है तो इसकी पहचान है वो है आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना। तो जो चतुष्कोण के रूप में रहेंगे मंदिर आधार से लेकर सर्वोच्च तक, वो है दोस्तों नागर शैली के। द्रविड़ शैली में चतुष्कोण नहीं रहेंगे,
उनका कुछ भाग है वो प्रिज्म पिरामिड नुमा होगा, आधार होगा वो वर्गाकार होगा, जो गर्भगृह के ऊपर शिखर है ना वो द्रविड़ शैली में पिरामिड नुमा होगा, प्रिज्म नुमा होगा। और बाकी जो यहाँ पर आप नागर शैली देख रहे हो इसमें विकसित नागर मंदिरों में गर्भगृह उसके समक्ष क्रमश गर्भगृह के समक्ष अंतराल मंडप तथा अर्धमंडप प्राप्त होते हैं। द्रविड़ शैली की बात करें विशेषता की तो शिखर के शीर्ष पर आमलक या कलश की जगह स्तूपिका आपको देखने को मिलती है। इस शैली में मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि ये काफी ऊंचे और विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं। प्रांगण में छोटे बड़े अनेक मंदिर कक्ष और जलकुंड यहाँ पर होते हैं। परिसर में कल्याणी या पुष्करणी के रूप में जलाशय होते हैं। प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहते हैं द्रविड़ शैली में। वेसर शैली की बात करें तो ये द्रविड़ और नागर जैसा विन्यास द्रविड़ है, रूप नागर जैसा। और इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्ण नदी के बीच में आपको मिलेंगे कर्नाटक महाराष्ट्र राज्यों में। जो राष्ट्रकूट, होयसल, चालुक्य वंशी, कतिपय मंदिर इसी शैली में निर्मित थे। काफी कम मंदिर है वेसर में। नेक्स्ट सवाल, वी सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी के डांसर। इन्हें 1970 में पद्मश्री मिल चुका है। 1988 में मध्य प्रदेश के द्वारा कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। कुचिपुड़ी के अदर डांसर्स की बात करें तो वी सत्यनारायण शर्मा तो है ही है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति है, लक्ष्मी नारायण कुचिपुड़ी, राधा और राजा रेड्डी कुचिपुड़ी, स्वप्ना सुंदरी, इंद्राणी रहमान, एन.टी. रामाराव जूनियर, निर्मला विश्वेश्वर राव, शांता राव, उमा राव, हलीम खान, थारा कल्याण, ये सभी कुचिपुड़ी के ही डांसर हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस, कथक केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, कथक केंद्र है नई दिल्ली में। जो राष्ट्रीय कथक केंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस है वो है दोस्तों नई दिल्ली में 1964 में स्थापित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान है वो नई दिल्ली में स्थित है। उगादि किस हिंदू माह में मनाया जाता है? उगादि फेस्टिवल है दोस्तों चैत्र महीने में मनाया जाता है। यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के दक्षिण भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। उगादि फेस्टिवल है चैत्र माह के पहले दिन में आता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और ये मार्च अप्रैल के महीने में आ जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। याद रखना है उगादि 3 राज्यों में जो दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। पॉलिटी से तो 2 सवाल पूछे गए, वो कौन से हैं? देखिए, एक सवाल है आर्टिकल 29 और 30 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 और 30 है वो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 29 बताता है अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करना। 29 में भी 2 क्लोज है, 30 में भी 2 क्लोज है। 29 एक है कि ये भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार देता है। कोई भी धर्म हो, उसकी संस्कृति, लिपि है और वो उसका संरक्षण का अधिकार जो अल्पसंख्यक समूह के हितों की बात करता है वो आर्टिकल 29 है। 29(2) है राज्य केवल जाति, धर्म, जाति, भाषा या उनमें किसी के आधार पर अपने द्वारा चलाए जाने वाले उससे सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता राज्य। आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यकों का शैक्षिक संस्थानों की स्थापना। अल्पसंख्यक है वो भी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार रखते हैं। भारत में बेटियों के लिए, नेक्स्ट पॉलिटिका, भारत में बेटियों के लिए संपत्ति में अधिकार के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया? तो संपत्ति में अधिकार के लिए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन एक्ट 2005 ये अधिनियम आया, जिसने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आपको पूछा किस में अमेंड किया है, तो 1956 का जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें संशोधन हुआ, जिससे बेटियों को भी माता पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिया गया। तो ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में भारत में बेटियों के लिए संपत्ति में अधिकार के लिए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में पहले के 1956 के एक्ट वाला संशोधन किया गया, बात है 2005 में हुआ। ये करंट अफेयर्स से जो 3 सवाल पूछे गए देख लेते हैं। पीएम विकास पहल योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री विकास पहल योजना, ये आप कह सकते हो पहल यानी प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, और ये भारत सरकार की योजना जिसके अंतर्गत जो एलपीजी उपभोक्ता हैं उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि है ना वो डायरेक्टली सब्सिडी सीधे बैंक खातों में उनके आने वाली है। तो और केंद्रीय बजट करंट अफेयर्स में यहाँ पर एक सवाल जुड़ जाता है। केंद्रीय बजट 2022-23 में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई योजना जिसका नाम है पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन की घोषणा की है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन भी किया गया है। नेक्स्ट वाले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर कितना कर दिया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट सरचार्ज ये 12 से घटकर 7 हो गया है। साथ ही साथ और इम्पोर्टेंट मैं बताऊं करंट अफेयर्स, नई जो टैक्स रिजीम है इसमें जो इंडिविजुअल आप टैक्स पे करते हो उसमें अधिकतम उच्चतम अधिभार जो पहले 37% था वो घटकर हो चुका है 25%। ये भी ध्यान में रखना है। यानी 5 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाला जो उच्चतम आय स्लैब आता है, जिनकी आय 5 करोड़ से भी अधिक है, तो उनको अधिकतम कर पहले जिनकी आय बहुत ज़्यादा अधिक थी तो मैक्सिमम वो
कर दे पा रहे थे 42.74% के अकॉर्डिंग, अभी यहाँ पर उसको घटाकर 39% कर दिया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मेडल जीते हैं? तो टोक्यो 2020 में भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, ठीक है, 1 2 का 4, तो 1 2 4 यानी 1 आपका गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 7 मेडल के साथ भारत की रैंक रही 48वीं। ओपनिंग में ध्वजवाहक थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में वो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन में थे बजरंग पूनिया। तो यहाँ पर 7 मेडल है वो किस खिलाड़ियों ने जीते, ये भी जानना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और कौन से भार वर्ग में विशेषकर सवाल यहाँ से पूछ लेते हैं। तो गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में। सिल्वर 2 खिलाड़ी, एक तो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग, ध्यान रखना 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने सिल्वर जीता, और टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहियान में भी रेसलिंग में, कुश्ती में सिल्वर जीता, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम और कुश्ती में रवि कुमार दहिया ने 57 केजी भार वर्ग में जीता। भार वर्ग याद रखो दोस्तों, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ब्रॉन्ज की बात करें तो 4 यहाँ पर आप ब्रॉन्ज मेडल दिए गए हैं, उसमें पीवी सिंधु को बैडमिंटन में, वुमेन सिंगल्स में, लवलीना बोरगोहेन को बॉक्सिंग में दिया गया है, बजरंग पूनिया को कुश्ती में 65 किलोग्राम भार वर्ग में, बाकी भारत की जो हॉकी टीम है उसको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। सवाल पूछ लेते हैं हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह थे। और निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल विजेता जो हॉकी टीम में भाग नहीं लिया है? तो ये सभी खिलाड़ी हैं दिलप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, इन्होंने भाग लिया है, ठीक है, शमशेर सिंह, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, गुरजंत सिंह, सिमरनजीत सिंह, मनदीप सिंह, हरमनप्रीत सिंह, ललित उपाध्याय, PR श्रीजेश है, सुमित और नीलकंठा शर्मा, सुरेंद्र कुमार, वरुण कुमार, वीरेंद्र लखारा, अमित रोहिदास, विवेक प्रसाद, इन्होंने भाग लिया है। नेक्स्ट बाकी यहाँ पर आपको पूछ लें, अब तक जितने भी ओलंपिक हो चुके हैं उसमें भारत के टोटल मेडल को काउंट करें तो कितने हो जाते हैं? तो अब तक भारत के टोटल मेडल हो गए हैं 35 ओलंपिक में। इन 35 में से 10 आपका गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है, ये भी आपको इंडिविजुअल याद रखना है। और सवाल पूछा हुआ ऑलरेडी TCS ने NTPC में ये सवाल रिपीट किए थे कि सबसे अधिक मेडल किस स्पोर्ट में है, कौन से, जैसे कि बैडमिंटन में कितने मेडल है ओलंपिक में भारत के? तो बैडमिंटन में 3 मेडल है, 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। और सबसे अधिक देखेंगे तो आपको मिलेंगे हॉकी में 12 मेडल। हॉकी में गोल्ड कितने हैं? तो आप कहेंगे 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज है। शूटिंग में 4 मेडल है। एथलेटिक्स की बात करें तो 1 गोल्ड 2 सिल्वर 3 मेडल है। रेसलिंग में 2 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज 7 मेडल है। रेसलिंग में 7 ध्यान रखना। टेनिस में 1 है जो कि ब्रॉन्ज है। वेट लिफ्टिंग में 1 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर 2 मेडल है। और आप देख लेते हैं भूगोल से जो 3 सवाल पूछे गए हैं। देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के किस डायरेक्शन में? तो ये आपका पाकिस्तान रहा, इसके पीछे अफगानिस्तान रहा। तो ये किस डायरेक्शन में? ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम के बीच में डायरेक्शन में आ जाएगा। इसी टाइप से पूछ रहे हैं चाइना किस डायरेक्शन में? तो ये उत्तर है, ये आपका पूर्व है, तो उत्तर पूर्व में आपको चाइना मिलेगा, नेपाल मिलेगा, भूटान मिलेगा, और पूर्व में आपको म्यांमार मिल जाएगा, बांग्लादेश मिल जाएगा, नीचे आपको श्रीलंका मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला यहाँ पर किस प्रकार की सिंचाई में पौधों के साथ जमीन पर उत्सर्जकों के साथ ट्यूबिंग रखना शामिल है? मतलब ये हुआ कि जो छोटी छोटी नली होती है ना पौधों के जड़ों में बूंद बूंद करके पानी जाता है ना प्लास्टिक की नली के द्वारा, तो वो कहलाता है ड्रिप सिंचाई, उसे बोला जाता है। तो ड्रिप सिंचाई की परिभाषा दे रखी थी, जड़ में जो बूंद बूंद के रूप में उत्सर्जक नली से पानी जाता है धीरे धीरे, तो नमी को बरकरार रखता है ये ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट सवाल है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसका रिजल्ट रहता है कि धुरी पर घूमने के कारण उनके जो आसपास की हवाएं हैं, जैसे उत्तरी गोलार्ध में वो दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं और हवाएं विक्षेपित हो जाती है। तो हवाएं क्यों विक्षेपित होती है? कारण है अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना। और जो ये विक्षेपित होती है इस घटना को कहा जाता है कोरियोलिस प्रभाव। तो कोरियोलिस प्रभाव है ध्रुवों पर देखने को मिलता है, जहां पर जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में दाईं राइट साइड में और दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट साइड में विक्षेपित होती है, ये ध्यान में रखना। और कोरियोलिस प्रभाव होता है जो भूमध्य रेखा है ना, वहां पर आपको कोरियोलिस प्रभाव अस्तित्वहीन दिखेगा, शून्य होगा कोरियोलिस, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है वहां पर पृथ्वी एक तरीके से फिक्स कांस्टेंट रहेगी, घूमती नहीं है, जो ध्रुवों पर घूमती है, इसके लिए हवा विक्षेपित नहीं होगी। अब जो विज्ञान साइंस से 4 सवाल पूछे गए वो कौन से हैं? सवाल है प्रकाश को गुजरने देता है, ऐसा कौन सा माध्यम जो प्रकाश को तो जाने देता है लेकिन इसके आर पार आप देख नहीं पाते हो, कोई स्पष्ट विशिष्ट चित्र आप नहीं देख पाते हो, ऐसा आपको मिलेगा माध्यम। और ऐसा एक तरीके से फिल्म मिलेगी जो प्रकाश को तो गुजरने देती है लेकिन इसके पीछे क्या है, कोई चित्र है, स्पष्ट रूप से आप नहीं देख पाते हो। इसे पारभासी कहा जाता है, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट में प्रकाश किरण भी जाती है और ट्रांसपेरेंट में आप देख भी पाते हो सामने है क्या, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट में प्रकाश किरण तो जाती है लेकिन देख नहीं पाते हो आप। नेक्स्ट सवाल, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भाग जैसे पत्ती, हरे परो आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं? तो पौधे रंध्रों के द्वारा जो अतिरिक्त पानी को
पत्तियों वगैरह से बाहर निकालते हैं वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ये स्टोमेटा के द्वारा होता है। झाड़ियों और पेड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है वो डेंड्रोलॉजी, यानी वृक्ष विज्ञान, जहाँ पर झाड़ी है और पेड़ है उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बाकी यदि आपको एर्बोरिकल्चर का पूछा तो पेड़ है, एर्बोरिकल्चर में भी ये पेड़ और झाड़ियाँ, लताएं, अन्य काष्ठी पौधों की खेती होती है। तो एर्बोरिकल्चर में क्या है, इन पेड़ों की खेती की जाती है, कृषि की जाती है, लेकिन इनका वैज्ञानिक अध्ययन पेड़ और झाड़ियों का वो डेंड्रोलॉजी है, इनकी खेती है वृक्ष संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट साइंस का है एक ऐसा उपकरण जिससे हवा और कुछ गैसों के घनत्व को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। तो गैसों के घनत्व के लिए एरोमीटर है, दरों के घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर रहता है। वर्षा को मापने का यंत्र है वो रेनगोग है, जिसे हेटोमीटर भी कहते हैं। जनगणना से एक सवाल है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो दोस्तों बिहार का है। 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मिलेंगे बिहार में, 1106 याद रखना बिहार का जनसंख्या घनत्व। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति मिलेंगे आपको 1 वर्ग किलोमीटर में। बाकी ओवरऑल में सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश और जब राज्य ऐड करें तो उसमें यूटी दिल्ली है, उसका जनसंख्या घनत्व 11,320 है, ये डिजिट फिगर याद रखना। और सबसे अधिक बिहार का है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद केरला का। पुस्तक लेखक से एक सवाल है, वन लाइफ इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? ये है नटवर सिंह की, जो भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। तो के नटवर सिंह की ये वन लाइफ इज नॉट एनफ ऑटोबायोग्राफी। अब मिसलेनियस से 3 सवाल देख लेते हैं, अंतिम 3 सवाल। पहला डुरंड कप कब खेला गया? प्रथम डुरंड कप दोस्तों 1888 में, 88188, ठीक है। ये हुआ कहाँ पर है? प्रथम डुरंड कप जो फुटबॉल कप, ये शिमला में हुआ है। सर्वाधिक बार डुरंड कप की विजेता टीम है मोहन बगान और ईस्ट बंगाल, इन दोनों ने 16 टाइटल जीत चुके हैं, तो दोनों ही सबसे अधिक जीतने वाली है। 2022 का डुरंड कप विजेता बेंगलुरु रहा है, ध्यान रखना करंट अफेयर्स। डुरंड कप जो फुटबॉल कप है 2022 में, इसका विजेता बेंगलुरु और सब उप विजेता है वो मुंबई सिटी है। हुआ कहाँ पर है? कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में। नेक्स्ट वाले, भारत के किस सिविल इंजीनियर के नाम से 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे के रूप में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती, जो भारत के प्रथम सिविल इंजीनियर थे, तो उनके नाम से 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो भारत के प्रथम सिविल इंजीनियर्स पूछे तो वो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हैं, और इसकी घोषणा हुई है 1868 में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे बनाने के रूप में। अंतिम सवाल, क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से किससे जाना जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है मेलोडी की रानी, क्वीन ऑफ मेलोडी। आपको पूछ ले कि राजा कौन है भाई, मेलोडी की रानी लता मंगेशकर है, तो किंग ऑफ मेलोडी कौन है? तो वो है कुमार शानू। बाकी यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है लता मंगेशकर के बारे में जो अवार्ड है। बाकी लता मंगेशकर को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? सवाल पूछ रहे हैं, तो 2001 में मिला है लता मंगेशकर को भारत रत्न। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण लता मंगेशकर को 2001 से 2 साल पहले 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न, और महाराष्ट्र भूषण 1997 में दिया गया लता मंगेशकर को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड लता जी को दिया गया 1989 में, और पद्म भूषण दिया गया 1969 में। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सभी सवाल आपको बता दिए हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हुए, लाइक करते हुए वीडियो ही एंड करना। मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।